क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने? हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द भाभाट्रॉन क्या है? दोस्तों ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्कॉटलैंड। दुनिया में ऐसे बहुत कम जगह है ऐसी है जहां पीरियड्स के बारे में खुलकर बात होती है और ज्यादातर जगहों में इस पर विषय अभी भी छुप छुप कर बात होती है। और ऐसे में स्कॉटलैंड ने एक बेहतरीन काम किया है और पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है। और स्कॉटिश संसद ने पीरियड प्रोडक्ट्स को लेकर एक बिल पास किया है और स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया हो। और बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड एक्ट। और इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया और यह विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्कॉटलैंड की एक सांसद मोनिका लेनन, किसके द्वारा? मोनिका लेनन के द्वारा यह बिल पेश किया गया था। और इस स्कीम की एक साल की सालाना की कीमत दोस्तों कितनी होगी? तो 8.7 मिलियन यूरो आएगी सालाना लागत। ओके, और बात करते हैं स्कॉटलैंड देश की। तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर दोस्तों है इंग्लैंड और इंग्लैंड से बिल्कुल सटा हुआ यह देश स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल का नाम है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन है? निकोल स्ट्रूगन। क्या? निकोल स्ट्रूगन, जो इमेज में आप देख सकते हैं वो स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हाल ही में नए चेयरमैन बन गए हैं ग्रेग बार्कले। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रेग बार्कले, आईसीसी के नए चेयरमैन। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के नए चेयरमैन ग्रेग बार्कले वो किस देश के हैं? वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड देश के हैं। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, नाम मत भूलिएगा, ग्रेग बार्कले। और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। और आईसीसी के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी कौन है? मनु साहनी। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने लोकोमोटिव और सिग्नलिंग उपकरण उपलब्ध कराने हेतु किस देश से अनुरोध किया है? दोस्तों हाल ही में यह ईरान देश में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और वहां पर लोकोमोटिव और सिग्नलिंग उपकरण की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और एक तरफ दोस्तों अमेरिका ईरान से खफा है तो दूसरी तरफ ईरान ने भारत देश से यह ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश। तो हाल ही में ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन यानी कि पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन हेतु लोकोमोटिव और सिग्नलिंग उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भारत से अनुरोध किया है। और यहाँ मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ से यह रेलवे लाइन और यहाँ पर सिग्नलिंग उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भारत से अनुरोध किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान को इन उपकरणों की प्रत्यक्ष खरीदी में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आपको भी पता है कि अमेरिका ने ईरान पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं
और ईरान ने भारत से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट लाइन को भी सक्रिय करने के लिए कहा है, जो वर्ष 2018 में ईरानी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत द्वारा इसे प्रदान की गई थी। और बात करते हैं दोस्तों इसी इश्यू की, तो मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए समुद्री परिवहन के लिए क्षेत्रीय हब के रूप में पारगमन और परिवहन गलियारा स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। यहां है दोस्तों गल्फ ऑफ ओमान से सटा हुआ यह चाबहार पोर्ट, और यहां से इस तरह दोस्तों जल मार्ग विकसित हो सकते थे और भारत में इसके कारण दोस्तों व्यापार भी बढ़ सकता था। और इसी गलियारों यानी कि चाबहार पोर्ट को लेकर भी भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ। और बात करते हैं ईरान देश की, तो ईरान मैंने आपको मैप में दिखाया कि यहां पर भारत और यहां अरब सागर, आगे बढ़ते हुए गल्फ ऑफ ओमान, और यहां पर है दोस्तों ईरान देश। ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। और ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? 18वें नंबर पर। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा भाभाट्रॉन क्या है? दोस्तों सुर्खियों में रहा यह भाभाट्रॉन, याद रखो, एक रेडियोथेरेपी मशीन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक रेडियोथेरेपी मशीन जिसका नाम है भाभाट्रॉन। और यह भाभाट्रॉन हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि भारत और माडागास्कर ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने भाभाट्रॉन की स्थापना की है, जो कि माडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो के HJRA अस्पताल में लगाई गई एक रेडियोथेरेपी मशीन है, जो इमेज में देख सकते हैं। और दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, टेलीमेडिसिन, पर्यटन, संस्कृति और टेली शिक्षा के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हाल ही में चर्चा चल रही है। और मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है? अभय कुमार, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और मार्च 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मेडागास्कर जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो यह फैक्ट भी याद रखना है आपको कि मेडागास्कर की सबसे पहले यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद, और उन्हें वहां द्वितीय श्रेणी के ग्रैंड क्रॉस के साथ सम्मानित किया गया। और यह ग्रैंड क्रॉस है क्या? तो यह मेडागास्कर के प्रधानमंत्री द्वारा गैर नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला मेडागास्कर का एक सर्वोच्च सम्मान है, जिसे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया था। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई? दोस्तों हमारे भारत देश के लिए एक खुशी की बात है कि एक फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, और यह चारों फिल्म है वो दोस्तों हमारे भारत देश की है। लेकिन इस साल जल्लीकट्टू, जी हां, जल्लीकट्टू फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू किस भाषा की फिल्म है? तो मलयालम फिल्म है, याद रखना दोस्तों। जल्लीकट्टू का निर्देशन किसने किया है? लिजो जोस पेल्लिसेरी ने। यहां पर भी लिखा है लिजो जोस पेल्लिसेरी ने इस जल्लीकट्टू फिल्म का निर्देशन किया है, और यह एक मलयालम फिल्म है। 2019 में रिलीज हुई फिल्म जल्लीकट्टू ऑस्कर में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। और हिंदुस्तान की तरफ से भी 27 फिल्में ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए रखी गई थी, और इस लिस्ट में छलांग, स्काई इज पिंक, गुलाबो सीताबो जैसी फिल्मों भी शामिल थी। लेकिन अब जल्लीकट्टू भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहां पर लिखा है जल्लीकट्टू, दोस्तों मलयालम भाषा में लिखा है, लेकिन मेरे को पढ़ना नहीं आता है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओपन स्काईज संधि से पीछे हटा? दोस्तों ओपन स्काईज संधि से पीछे हट गया है अमेरिका देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को औपचारिक रूप से ओपन स्काईज यानी कि खुले आसमान संधि से पीछे हटा लिया है। और क्यों? क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री विभाग के प्रवक्ता ने 22 नवंबर 2020 को यह सूचित किया, और आज से 6 माह पहले
अमेरिका ने इस संधि से पीछे हटने की घोषणा की थी और अंतरराष्ट्रीय संधि से कोई देश पीछे हटना चाहे तो इसी तरह का वक्त लगता है 6 माह। तो ओपन स्काई संधि एक ऐसा समझौता है जो इस संधि के भागीदार देशों के पूरे क्षेत्र में हथियार रहित हवाई निगरानी उड़ानों की अनुमति देकर आपसी विश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं ओपन स्काई संधि। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की यात्रा की? हमारे पहले विदेश सचिव हुआ करते थे लेकिन अब है विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने बहरीन, यूएई और सेशेल्स तीनों देशों की हाल ही में यात्रा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और दोस्तों 6 दिन की यात्रा पर गए हैं हमारे एस जयशंकर। तो एस जयशंकर 24-25 नवंबर की 2 दिवसीय बहरीन यात्रा की। विदेश मंत्री बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशल्स 3 देशों की 6 दिन की यात्रा पर वर्तमान में है। कौन? एस जयशंकर। और एस जयशंकर बहरीन की राजधानी मनामा स्थित सदियों पुराने श्री कृष्ण भगवान के मंदिर पर भी गए और सुबह सुबह में यह श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में दर्शन भी किए। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने साल 2019 में मंदिर के पुनर्विकास कार्यों के लिए 42 लाख डॉलर की लागत वाली परियोजना भी शुरू की थी बहरीन देश में। ओके, और बहरीन के प्रधानमंत्री कौन है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जो बहरीन के प्रधानमंत्री थे लेकिन 11 नवंबर को हुए निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक भी व्यक्त किया गया। और तब भी मैंने आपको बहरीन देश के बारे में बताया था कि बहरीन के राजा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की कैपिटल का नाम है मनामा और बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार। आप मैप में देखिए कि यहां पर दोस्तों यह छोटा सा कंट्री है बहरीन और यहां भारत के लोकेशन के लिहाज से भी आप देख सकते हैं तो बहरीन देश। और हमारे भारत देश के एस जयशंकर सेशेल्स देश भी जाने वाले हैं। तो हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है सेशेल्स देश, जिसकी कैपिटल का नाम है विक्टोरिया और सेशेल्स के राष्ट्रपति है डेनी फार। इमेज में आप देख सकते हैं डेनी फार को। और सेशेल्स की करेंसी है सेशल्सी रुपया। यहां आप देख सकते हैं सेशल्सी रुपया, जो दोस्तों सेशेल्स की करेंसी है। 8वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों हमारे भारत देश के आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं अर्जुन मुंडा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? दोस्तों आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ को 8 साल बाद, कितने 8 साल बाद सरकार ने फिर मान्यता से मिल गई है, सरकार से मान्यता मिल गई। और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं होने के कारण इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से मान्यता मिल गई है। और यहां आप देख सकते हैं अर्जुन मुंडा को। और एएआई के चुनाव जनवरी 2020 में हुए, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल ने बहुमत हासिल किया है। और महासंघ के महासचिव कौन है? प्रमोद चंदूरकर। कौन? प्रमोद चंदूरकर हमारे यह एएआई महासंघ के महासचिव है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वे किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, हाल ही में एक देश को फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले ऐसे दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। और वो अर्जेंटीना देश के एक जाने माने फुटबॉलर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जेंटीना देश। और डिएगो माराडोना की बात करें तो अर्जेंटीना के अपने जमाने के एक दिग्गज फुटबॉलर थे और दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में 60 साल की आयु में निधन हो गया है। और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ट्वीट किया कि मेरे हीरो नहीं रहे। तो दोस्तों इस ट्वीट से भी पता चलता है कि कितने महान फुटबॉलर होंगे यह डिएगो माराडोना। अर्जेंटीना को 1986 फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 9 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा भी लगी है। साल 2018 में
डिएगो माराडोना के 58वें जन्म दिवस का जश्न मनाते हुए उनकी पहली कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस प्रतिमा में इंग्लैंड के खिलाफ उनके गोल को दर्शाया गया है, जो 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गोल भी चुना गया था। दोस्तों 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गोल भी चुना गया था और इस गोल को एक नाम दिया गया हैंड ऑफ गॉड। और यहां आप देख सकते हैं जो कांसे की प्रतिमा लगाई गई है वो, तो हैंड ऑफ गॉड को कौन भूल सकता है। इसकी बात करें तो 1986 के विश्व कप की उस घटना को कौन भूल सकता है जब डिएगो माराडोना ने हाथों की मदद से गोल किया था। बाद में उन्होंने इसे हैंड ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का हाथ करार दिया था और यह दोस्तों काफी चर्चा में रहा था हैंड ऑफ गॉड। 10वां क्वेश्चन, संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक का किस बैंक में विलय किया गया। दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक का हाल ही में विलय किया गया है DBIL में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DBIL। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड यानी कि डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है और इससे 20.5 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी। और यस बैंक के बाद इस साल मुश्किलों में फंसने वाला लक्ष्मी विलास बैंक निजी क्षेत्र का यह दूसरा बैंक बन गया है। यस बैंक के ऊपर मार्च 2020 में पाबंदियां लगाई गई थी और एसबीआई ने यस बैंक की 45% हिस्सेदारी के बदले 7,250 करोड़ रुपए लगाया था और इसी तरह यस बैंक को उभार लिया गया था। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पांडा गांव किस दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है। दोस्तों पांडा गांव हाल ही में जो सुर्खियों में रहा वो भूटान और चीन देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान और चीन देश। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहां पर जो है दोस्तों यह बॉर्डर है, यहां पर भूटान है और यहां पर यह चीनी क्षेत्र है। तो यहां एक गांव बसाया गया है जो दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो हाल ही में चीनी मीडिया ने दावा किया है कि भूटान के पास चीन द्वारा बनाया गया एक नया सीमावर्ती गांव चीनी क्षेत्र पर स्थित था। हालांकि गांव की जारी की गई छवियां दर्शाती है कि यह गांव दोनों देशों के मध्य विवादित क्षेत्र पर अवस्थित है और सितंबर 2020 में 124 लोगों के साथ 27 घर स्वैच्छिक रूप से शांगडुई, कौन सा गांव, शांगडुई गांव से पांडा गांव में बसने के लिए जा चुके थे। यानी कि दोस्तों एक छोटा सा 27 घर वाला यह पांडा गांव है जो हाल ही में दो देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों टाइगर की आबादी 2 गुना करने के मामले में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहां पढ़ सकते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व इंडिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या 2 गुना करने के 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है। क्या TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया और TX2 का लक्ष्य टाइगर्स टाइम्स 2 यानी कि बाघों को 2 गुना करना है, जो जंगली बाघों को 2 गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और इस टाइगर रिजर्व में 2014 में कितने बाघ थे दोस्तों, 25 बाघ थे, जिसकी संख्या 2018 में कितनी हो गई है तो 65 हो गई है, यानी कि 2 गुना से भी अधिक यहां पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व सभी 13 बाघ रेंज देश कौन कौन से, भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, यह 13 बाघ रेंज देशों में पुरस्कार जीतने वाला पहला देश बन गया है हमारा इंडिया। और इंडिया का यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिन्होंने यह अवार्ड जीता। 13वां क्वेश्चन, चक्रवात का नाम रखते समय किन मापदंडों का पालन किया जाता है। दोस्तों आपको भी पता है कि हाल ही में तमिलनाडु के तट से निवार, कौन सा, निवार नामक एक तूफान टकराया
और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है। तो कोई भी यदि तूफान आए, इसका नामकरण करने के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जैसा कि चक्रवात का नाम सुनने में बहुत क्रूर या रूखा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चक्रवात का नाम अंग्रेजी के सिर्फ 8 अक्षरों का ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जल्द ही याद रहे। और चक्रवात का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी समूह या तबके की भावना आहत न हो। दोस्तों, इन सारे मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, 2 और 3, यानी कि उपर्युक्त सभी मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। और हाल ही में जो निवार नामक तूफान आया, तो इस तूफान की गति कितनी थी? 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। और निवार इस साल बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले मई माह में अम्फान नाम का एक तूफान आया था, वो भी बे ऑफ बंगाल में। और कैसे पड़ा यह निवार का नाम, इसकी बात करें तो चक्रवाती तूफान निवार को उसका यह नाम ईरान की तरफ से सुझाया गया है। किस देश की तरफ से? ईरान देश की तरफ से सुझाया गया। और यह 2020 में उत्तर हिंद महासागर में उठे चक्रवातों के लिए जारी नामों की सूची से इस्तेमाल किया गया तीसरा नाम है। और निवार का अर्थ क्या होता है? रोकथाम करना निवार का अर्थ होता है। और क्यों रखे जाते हैं चक्रवात के नाम? हर चक्रवात का एक नाम रखा जाता है। चक्रवातों के नाम रखने की वजह से वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम लोगों में हर चक्रवात को अलग अलग पहचानने में मदद मिलती है, इसीलिए नामकरण किया जाता है। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वेब श्रृंखला ने 48वां अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता? दोस्तों, भारत देश की एक पहली ऐसी वेब श्रृंखला है, उन्होंने 48वां अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। और इस वेब श्रृंखला का नाम है दिल ही क्राइम। क्या? दिल ही क्राइम, जो यहां आप देख सकते हैं, जो नेटफ्लिक्स की है। तो दिल ही क्राइम वेब श्रृंखला ने 48वां अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। इसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला और अंतरराष्ट्रीय एमी जीतने वाला यह भारत का पहला ऐसा वेब सीरीज है, यानी कि कार्यक्रम है। 15वां क्वेश्चन, फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, हाल ही में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है फगवाड़ा में। और फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी है और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री भी है नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने हाल ही में फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। लेकिन कहां पर बनाया गया? पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में यह मेगा फूड पार्क बनाया गया है। और इसे बनाने में कितनी लागत आई है? 107.83 करोड़ रुपए की लागत से यह मेगा फूड पार्क बना। और इसकी कुछ विशेषताएं की बात करें तो 55 एकड़ भूमि में यह फैला हुआ है। 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा यह मेगा फूड पार्क। त्वरित फ्रोजन और डीप फ्रीजर इकाइयां सहित अन्य सुविधाएं भी शामिल है। और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, होयसल मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां पर हाल ही में 1000 वर्ष पुरानी एक मूर्ति खंडित पाई गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है प्रकाश नीनामा, सवजीत ठाकुर, करिश्मा पहुंचिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। गोविंद कुमार, उन्होंने भी लिखा है 100 साल नहीं दोस्त, 1000 साल पुराना यह मंदिर है। और रोशन कुमार, लहरा ठाकुर, मेघाभाई प्रजापति, चावड़ा अजय, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। साथ साथ सुरेंद्र नगर से सोलंकी मनोज, नवाज बुखारी, निर्मल सिंह, रितेश कुमार रंजन फ्रॉम दोस्तों बिहार के मोतिहारी से है, ग्रामबड़िया राहुल, सेजल गामित, अनिल मेहता, प्रहलाद फतेपुरा, सुरेश भट्टी, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और दोस्तों, सभी आंसर
सही आंसर देने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ? पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों यह चारों ऑप्शन गुजरात के हैं। तो आपको आंसर पता है तो आंसर देना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस आज का वीडियो खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।